नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अभी अनुस्वार में हम जान रहे थे कि जो अनुस्वार है ये केवल नासिका से ही निकलता है, ये मुख से नहीं निकलता। लेकिन जब इसके साथ चंद्र जुड़ गया तो ये जो चंद्र है ये चंद्र आपका कंठ से मुंह से निकलता है, और ये जो अनुस्वार का चिन्ह है, बिंदु का चिन्ह है, वो नाक से। यानी कि अब जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो नाक से भी आवाज़ आएगी और मुंह से भी, दोनों से आवाज़ आएगी। अर्थात इसीलिए नासिका तो अनुस्वार और ये कंठ से आ रहा, मुंह से आ रहा, तो इसको अनानुनासिक ऐसा एक नया नाम, एक नई संज्ञा दे दी गई। तो इस प्रकार के चिन्ह को अनानुनासिक नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अनुस्वार और चंद्र के साथ जब प्रयुक्त करते हैं तो नासिका से और मुख से, दोनों ही मार्गों से, दोनों ही माध्यमों से एक प्रकार का श्वास, एक हवा निकलती है, जिस हवा के साथ, जिस श्वास के साथ क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण हो पाना संभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे अनानुनासिक ऐसा संज्ञा दिया गया और इसे अनुनासिक कहा जाएगा। यह वर्ण अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, तो बोले इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है। जैसे कांच, कांच माने शीशा, ठीक है, ग्लास। चांद, वही चांद है, चांद में जो ऐसा प्रयोग करते हैं, चांद। ठीक है, अंगूठी, हाथों में पहनने वाली एक प्रकार की रिंग। हंसना, हंस, अरे सॉरी, हंस, हंस प्रकार, एक प्रकार का जो जीव है, प्राणी है। और पांच, ये जो 1 2 3 4 5 हम लोग गिनते हैं, तो 5 है क्या, 5 में भी चंद्र और बिंदु, इस प्रकार के शब्दों पर यह ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक ध्यान देने वाली, समझने वाली बात है कि जब भी हम बोले, इसको प्रयोग करें, तो हमें यह चीज़ देखना होगा, समझना होगा कि किन शब्दों पर केवल चंद्र लगा, किन शब्दों पर केवल अनुस्वार यानी केवल बिंदु लगती है, और किन शब्दों पर चंद्र और बिंदु दोनों ही लगता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बिटवीन दोनों में अंतर क्या है, कहाँ पर चंद्र का प्रयोग करना है, कहाँ पर बिंदु का, या फिर कहाँ पर दो चंद्र और बिंदु दोनों का ही एक साथ संयुक्त रूप में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से जब अंतर देखेंगे, कई सारे शब्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यह चीज़ याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, और इसको बोल बोल करके उच्चारित करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बोलने मात्र से इसका हमें सही जानकारी हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जाना कि अनुनासिक, अनुनासिक केवल बिंदु और चंद्र के साथ बिंदु, इस तीनों रूपों को हम लोग जान लिए। अब अगला रूप आ रहा है, बोलना क्या है, अब अगला वर्ण आ रहा है, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है विसर्ग। यानी किसी अक्षर के बाद, किसी अक्षर के प्लस करके, यानी इसके बाद में ये 2 बिंदु दिखाई दे, यानी कि अब यहाँ पे बिंदु ऊपर नहीं, अब इसके बगल में आके बैठ चुका है, तो इस पर किसी अक्षर के बाद आफ्टर में क्या हो, 2 बिंदुएं दिखाई दे, तो इस 2 बिंदुओं का नाम है विसर्ग। इसे क्या कहते हैं, व पर छोटी की मात्रा, वी, दंत स, ग और ये रेफ का चिन्ह, तो विसर्ग इसे कहा जाता है। अर्थात किसी अक्षर, किसी ध्वनि, किसी वर्ण के बाद में, अंत में जब यह 2 गोला यानी 2 चिन्ह इस प्रकार के लगे होते हैं, ऊपर और एक नीचे, तो इस चिन्ह को, इस संकेत को विसर्ग के नाम से जाना जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। और क्या इसमें कुछ नया है, तो बोले जब किसी वर्ण के बाद ये चिन्ह लगा होता है ना, तो इसको बोलने का तरीका क्या है, लहजा क्या है, इसको बोलते हैं तो कौन सा एक नया अक्षर ध्वनि सुनाई देती है, तो इसको बोलने पे जो अक्षर या ध्वनि, जो आवाज़ सुनाई देती है, वो होता है ह। क्या होता है, ह। ये जो ह से हाथी वाला जो ह है ना, ये ह क के बाद डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता था, इसे जोड़ा नहीं जा सकता था, तो इसी ह को क्या कर दिया लोगों ने, जो विद्वान थे, जो भाषा का निर्माण किया जिन लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, इस ह को इस प्रकार का चिन्ह देकर के, एक नया रूप, नई आकृति देकर के प्रयोग कर दिया किसी शब्द के बाद में। तो जब भी ह नाम के इस अक्षर को, वर्ण को किसी शब्द के बाद जोड़ना होता है, लिखना होता है, तो उसे विसर्ग के इस चिन्ह के साथ प्रयोग करके लिखा करते हैं। और इस चिन्ह का यूज करने पर मुख से बोलने में ह नाम की ध्वनि, ह नाम का साउंड, ह नाम की म्यूजिक सुनाई देती है। जैसे कह, खह, गह, मह, इस तरह के उच्चरित होते हुए सुनाई पड़ते हैं। बोल रहे हैं इस विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, वही ह जिसे बताया जा रहा है। तो बोले जैसे प्रातः माने सुबह, ये सुबह, प्रातः, त के बाद ह था, ये जो ह था इसे ह न लिख करके इसके जगह विसर्ग का प्रयुक्त कर दिया गया।